प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की आज की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 का इतिहास की आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 4 वैदिक काल का दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम वैदिक कालीन समाज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या जाना। पिछले भाग में वैदिक काल के बारे में जाना। वैदिक काल का ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त हुआ है। इसको वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जाना। आर्य जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और जहां पानी और उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस तरह से धीरे धीरे उनका विस्तार पूरे भारत में हो गया। फिर इसका समय रेखा देखी। इसके समय जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का वैदिक काल था। आर्य सभ्यता का प्रसार सप्त सैंधव प्रदेश से दक्षिणावर्त तक पूरे भारत में था। वेद 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। ऋग्वेद में हम देवताओं की प्रार्थना के बारे में जानते हैं। इसमें 10 मंडल है और गायत्री मंत्र भी हमें ऋग्वेद से ही मिला है, जिसका आज भी बहुत सी पूजाओं में प्रयोग किया जाता है। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। प्रारंभ की ऋग्वैदिक सभ्यता, जिसमें 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वैदिक काल चला और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चला। आर्यों के जन्म। आर्य कबीलों में रहते थे। कबीलों को जन कहते थे। जन का जो मुखिया होता था उसी के नाम पर उसका नाम पड़ता था, जैसे पुरुजन, यदुजन, भरतजन और भी बहुत सारे जन। जन के मुखिया को राजा कहते थे और जो जन के लोगों की सुरक्षा करता था। जन बहुत से विष से मिलकर बना था। विष के मुखिया को विषपति कहते थे। विष में बहुत से ग्राम होते थे और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। ग्राम कुल और ग्रह में विभाजित था और इसके मुखिया को कुलप या ग्रहपति कहते थे। इस तरह से ये आर्यों का एक जो समूह था उसे हम जन कहते थे, जो बाद में जनपद बन गया। आर्यों का जो प्रमुख होता था उसका स्वामी था, उसे राजा कहते थे। राजा आर्यों की युद्ध में नेतृत्व करता था और उनकी सुरक्षा करता था। राजा को सभी लोग जन का खर्चा चलाने के लिए उपहार देते थे, जिसमें अन्न, आभूषण, गाय, घोड़े आदि दिए जाते थे। उस उपहार को बलि कहते थे। जैसे कि आजकल हम अपनी सरकार को कर देते हैं, उसी तरह से राजा को वहां बलि दी जाती थी और राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पास रखता था और बाद बाकी की जरूरतमंदों में बांट देता था। राजा इस तरह से शासन चलाता था और युद्ध के बाद भी एक सभा की जाती थी। राजा का नियंत्रण सभा के द्वारा होता था। सभा में 70 से 80 लोग समूह होता था, जिसमें 4-5 लोग मुखिया होते थे, जिन्हें राजन्य कहते थे। और राजन्य के पास ज्यादा शक्ति होती थी, उनके पास ज्यादा गाय, घोड़े, आभूषण और हथियार होते थे। इस तरह से जब युद्ध होता था तो युद्ध के बाद भी राजा जो सामान युद्ध में मिलता था वो अपने पास उसका बड़ा हिस्सा रखता था और अन्य लोगों को बांट देता था।
इस प्रकार से हमने पिछले भाग में वैदिक सभ्यता के बारे में इतना जाना। अब हम आज क्या जानेंगे? आज हम धर्म और यज्ञ के बारे में जानेंगे, वो किस तरह से यज्ञ करते थे। वैदिक कालीन समाज के बारे में, वर्ण विभाजन क्या था जो आज भी है, महिलाओं का कैसा स्थान था, उस समय महिलाओं को कितनी अहमियत दी जाती थी, आश्रम व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा, वहां उस समय भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पशुपालन, वो पशुओं को पालते थे। खेती का महत्व कैसे बढ़ा, फिर शिल्प के काम भी करने लगे। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर है, क्योंकि इसको दो भागों में बांटा है, तो क्या अंतर हो गए, तो इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। फिर महाकाव्यों की रचना हुई तो कुछ महत्वपूर्ण महाकाव्यों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। धर्म एवं यज्ञ। तो आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद से मिला है, और बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ कहाँ इसका वर्णन देखा हमने? यजुर्वेद में। तो यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाते थे। आज भी पुरोहित, जो कि ब्राह्मण कहलाते थे, तो यज्ञ का कार्य आज भी ब्राह्मण ही करवाते हैं। यज्ञ सामूहिक रूप से हुआ करते थे, जिसमें स्त्री और पुरुष एक साथ बैठते थे। महिलाओं के साथ ही उनकी सहभागिता होती थी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्त्री और पुरुष साथ बैठे हैं। और आज भी हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो स्त्री और पुरुष साथ ही बैठते हैं। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा के वेद मंत्र गाए जाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते थे। और आप लोगों ने यदि यज्ञ होते हुए देखा है तो अभी भी मंत्रों का उच्चारण करते समय यज्ञ में घी या अर्घ डाला जाता है। बहुत समय तक मंत्र लिखे ही नहीं गए, इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को भी सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। और बच्चों, इंद्र जो थे, इंद्र देवता आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। वैदिक कालीन समाज। तो समाज का जो आधार था वो परिवार था। परिवार का सबसे बड़ा वरिष्ठ पुरुष सदस्य घर का मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य को 3 वर्णों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित और अन्य जन। राजा जो कि उसका संचालन करता था, पुरोहित जो कि यज्ञ पूजा पाठ करवाते थे, और अन्य सभी लोग। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कठिन होती चली गई, वो व्यवसाय के आधार पर हो गई। तो अब व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में उसको विभाजित कर दिया गया। जो यज्ञ कराते थे वो ब्राह्मण, जो युद्ध लड़ते थे वो क्षत्रिय, और जो लोग व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा गया, और अन्य एक चौथा वर्ग था शूद्र। और धीरे धीरे ये वर्ण विभाजन पहले व्यवसाय के आधार पर था, फिर वंशानुगत हो गया। महिलाओं का स्थान। वैदिक काल में महिलाओं का उच्च स्थान था, वो भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपामुद्रा, घोषा, शची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। तो उस समय बहुत ही विदुषी महिलाएं थीं, जो कि पुरुषों के समान ही शिक्षा शास्त्रार्थ करती थीं। आर्य जीवन। आर्य किस तरह के घरों में रहते थे? आर्यों का मकान घास, फूस तथा मिट्टी से बना होता था। उस समय ये सीमेंट और पत्थर ये सब नहीं थे, तो वो अपने मकानों को घास, फूस और मिट्टी से बनाते थे। और
आर्य दूध, गाय तो पालते ही थे तो गाय दूध से दूध उसका प्रयोग करते थे। तो आर्य जो थे दूध और उससे बने पदार्थों को, दही को वो बोलते थे दधी, दही को दधी बोलते थे, और मक्खन को नवनीत बोलते थे। अभी हम लोग दूध को फेंट कर उसका मक्खन निकालते हैं, उसे मक्खन बोला जाता है, उस समय नवनीत बोला जाता था। और घी को घृत बोलते थे, उनका प्रयोग करते थे। इसी तरह से अन्न में जौ जो होती थी उसे यव कहा जाता था, और गेहूं को गोधूम, और चावल को ब्रीहि कहा जाता था। इस तरह से वैदिक काल में जो खाने के सामान थे उनके नाम थे, दूध से बने सामान और अनाज के। आश्रम व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रम व्यवस्थाओं में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, जब बालक आरंभ में आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था तो वो थी ब्रह्मचर्य अवस्था। उसके बाद दूसरी गृहस्थ अवस्था, गृहस्थ में वो पारिवारिक जीवन जीता था। इसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास, वानप्रस्थ और सन्यास में वो घर को छोड़कर वनों में रहने लगता था और ईश्वर की प्राप्ति के लिए इस पूजा प्रार्थना करता था और उसका प्रयास करता था, उसकी कोशिश करता था ईश्वर को प्राप्त करने की। तो इस तरह से वैदिक काल में 4 आश्रम व्यवस्थाएं थी। आर्यों की भाषा, आर्य वो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी वह अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान और भारत में बोली जाती है। यह तथ्य हम इन भाषाओं को बोलने के ढंग की समानता पर आधारित है। चलिए देखते हैं कि हम कैसे बोलते हैं। जैसे संस्कृत में पिता को बोलते हैं पितृ, क्या बोलते हैं? पितृ। और माता को बोलते हैं मातृ। इसी तरह से फारसी में पिता को पिदर बोलते हैं और माता को मादर। और लैटिन में पिता को पाटर और मदर को, माता को माटर। और अंग्रेजी में शायद आप लोगों को पता ही होगा, अंग्रेजी में पिता को फादर और माता को मदर बोलते हैं। तो देखिए इन सब में कितनी समानता है। शिक्षा, हमने बताया सबसे पहली जो अवस्था थी ब्रह्मचर्य अवस्था, इसमें विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा में वो क्या क्या पढ़ते थे? वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान और शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। आजकल भी इन विषयों को भी पढ़ाया जाता है और भी बहुत से विषय हैं जो हम लोग अपने विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन उस समय आश्रम में रहकर करते थे और आजकल हम लोग अपने विद्यालय के समय से विद्यालय जाते हैं और अपने घर पर ही रहते हैं, अन्य समय अपने घर पर रहते हैं। पशु पालन, जैसा कि हमने बताया कि वो गाय, घोड़े और बैल को पालने लगा था, तो प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय और बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे, क्योंकि उस समय मुद्राएं नहीं चलती थी, तो गाय के प्रयोग से वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता था। वे उसकी समृद्धि का प्रतीक थी। जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वो समृद्ध माना जाता था, जिसके पास कम थी तो वो कम समृद्ध होता था। और गाय बहुत ही पवित्र पशु माना जाता था। आज भी गाय को हम सभी लोग पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वेदों में इसे अघन्या कहा गया। अघन्या जिसका अर्थ है जिसका वध ना किया जाए, तो गाय का वध नहीं किया जाता था। पड़ियों का मतलब होता है वहां के आसपास के किसान। यदि कोई किसान वहां का, जिसे हम पड़ी कहते थे वैदिक काल में, किसी गाय को चुरा लेता था तो उससे युद्ध प्रारंभ हो जाता था और आर्य उसको दस्यु कहा करते थे। तो देखिए गाय कितनी अहमियत रखती थी वैदिक काल में कि उसकी वजह से युद्ध तक प्रारंभ हो जाता था।
खेती का महत्व बढ़ा। तो जैसे जैसे आर्यों की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण उन्होंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान दिया। अब आर्य गंगा यमुना के दो आब क्षेत्र में बसने लगे। दो आब का मतलब होता है दो नदियों के मिलने का स्थान। जैसे जब दो नदियां एक स्थान पर मिलती हैं उसे हम दो आब कहते हैं, और जहां नदियां होती हैं तो वहां उपजाऊ भूमि होती है। तो आर्यों ने गंगा और यमुना के जो दोआब क्षेत्र थे उधर खेती करी और जंगल काट कर कृषि योग्य भूमि बनाई। कृषि करने के लिए वो हल का प्रयोग भी करने लगे। तो अब वो शिल्पी भी हो गए, वो हल भी बनाना जान गए। और कृषि में वो जौ के साथ गेहूं, धान और दाल आदि उगाते थे। इस तरह से आर्य को खेती का महत्व बढ़ा और वो खेती करने लगे। शिल्प। आर्य फसलों से संबंधित व्यवसाय जैसे कि ऊन काटना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और धातु कर्म का काम करते थे। धातु को उस समय अयस कहते थे। ऋग्वैदिक काल में तावा कांसे का ज्ञान था और लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो प्रारंभ में उन्हें तावे और कांसे का ज्ञान था, जो जब उत्तर वैदिक काल आया उस समय उन्हें लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो जैसा कि अभी हम लोग सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, नक्षत्र के बारे में जानते हैं, कहा जाता है कि आर्यों को भी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। इसी तरह से आर्य भी जानते थे कि ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा गति करते हैं। और वे ज्यामितीय आकृति के बारे में भी परिचित थे। जैसे ज्यामितीय आकृति आप चित्र में देख सकते हैं, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, वृत्त है, इस तरह से जो भी आकृतियां थी उनका भी उनको ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। तो बच्चों, ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि पहले उनका जीवन गतिशील था। वो पानी और उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। जहां उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं पर वो बस जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो कृषि करने लगे तो उनका जीवन स्थायी हो गया। वो एक जगह निवास करके खेती किसानी करने लगे। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। ऋग्वैदिक काल में राजा योग्यता के आधार पर चुना जाता था, जिसे एक सभा चुनती थी। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। जो राजा होता था उसी के पुत्र को अगला राजा बनाया जाता था। वर्ण व्यवस्था। प्रारंभ में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ राजा, पुरोहित और अन्य जन थे। राजा शासन करता था, पुरोहित यज्ञ कराते थे और अन्य सभी प्रजाजन थे। लेकिन धीरे धीरे यह वर्ण विभाजन व्यवसाय के आधार पर हो गया। 4 वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण क्या कार्य करते थे? ब्राह्मण यज्ञ कराते थे, क्षत्रिय युद्ध लड़ते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र पशुपालन। प्रारंभ में वो पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, क्योंकि वो कृषि तो करते नहीं थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, जहां उपजाऊ भूमि मिलती थी उधर रुक जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो उनके व्यवसाय में भी परिवर्तन आया। महाकाव्य रचना। तो 2 महाकाव्यों के बारे में आपको यहाँ बताया है। रामायण और महाभारत 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई और इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और उनके कार्यों का वर्णन है। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है। जब राम 14 वर्ष बाद वनवास से वापस आए तो उसके उपलक्ष्य में हिंदू लोग दीपावली मनाते हैं
और जब रावण को मारा था तो दशहरा मनाते हैं। तो इस तरह से रामायण में पुरुषोत्तम राम का जीवन का वर्णन है। महाभारत, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की और इस महाकाव्य में कौरव और पांडव की कथा मुख्य रूप से दी गई है। कौरव और पांडव दो चचेरे भाई थे जिनमें एक बहुत घमासान युद्ध हुआ था जिसे महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की। और भी कुछ बिंदु हैं जिनको हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। हमने बताया था ऋग वैदिक काल में तांबे और कांसे की खोज हुई थी। वैदिक काल में से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक काल से पहले जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो उसमें चित्रों के माध्यम से वो लोग अपनी बातों को एक दूसरों को बताया करते थे। लेकिन वैदिक काल में ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास हुआ। जैसे यदि हम का की ध्वनि निकालते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ इस तरह की आकृति आती है। तो ध्वनि के आधार पर कुछ उन्होंने अक्षरों का विकास किया और अक्षरों को मिलाकर शब्द बने और शब्द को मिलाकर वाक्य बने, जो अभी भी ऐसा ही होता है। इस तरह से वैदिक काल में लिखने की लिपि का विकास हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ, इसकी रचना यज्ञ के विधान और क्रियाओं को समझने के लिए की गई। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यज्ञ को कैसे किया जाना है, उसकी क्या क्रिया विधि है, इसके बारे में हम ब्राह्मण ग्रंथ से जान सकते हैं। उपनिषद, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है और भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह से हमने ये कुछ जानकारियां प्राप्त की। अब हम देखते हैं आज हमने क्या जाना। हमने धर्म और यज्ञ के बारे में जाना। वो समूह बनाकर यज्ञ करते थे और पुरुष और स्त्री एक साथ बैठकर यज्ञ करते थे और देवताओं को आहुति देते थे, मंत्र का स्वर से उच्चारण करते थे। वैदिक कालीन समाज, समाज का मुखिया एक परिवार का वरिष्ठ पुरुष होता था और समाज को तीन भागों में बांटा था, राजा, पुरोहित और अन्य जन। लेकिन धीरे धीरे वर्ण विभाजन कठिन होता गया, व्यवसाय के आधार पर हो गया, जिसको 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर महिलाओं का स्थान, वैदिक काल में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे, वो भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी। लोपामुद्रा, घोषा और शची जैसी महिलाओं के बारे में हम वैदिक ग्रंथों में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत ही विदुषी महिलाएं थीं। आश्रम व्यवस्था 4 आश्रमों में बांटा था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण का भाग 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि पृथक्करण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। बच्चों, भाग 1 में हमने ये जाना था कि तत्व, मिश्रण और यौगिक क्या क्या होते हैं। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है, और जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। तो पिछले भाग में हमने जाना कि तत्व, मिश्रण, यौगिक क्या है, उनमें क्या अंतर है, और इस भाग में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई मिश्रण है उसके अवयवों को हम कैसे पृथक कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, और पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। बच्चों, जब सुबह आप सभी को नाश्ता तो बहुत पसंद होगा, तो जब अगर माँ किसी दिन पोहा बना के लाती हैं और उसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उसमें उन्होंने थोड़ी मूंगफली और मिर्च भी डाल करके बहुत अच्छा पोहा बना के आपको नाश्ते में देती हैं,
और फिर लेकिन अगर आपको मिर्च नहीं पसंद हो तो आप क्या करते हैं, तो आप मिर्च को अलग कर देते हैं। सारा पोहा खा लेते हैं लेकिन जो मिर्च है उसको अलग कर देते हैं, यानी पृथक कर देते हैं। अच्छा बच्चों, आपने चाय को छानकर क्यों पिया जाता है और चावल बनाने से पहले हम उसे बीनते क्यों हैं, कभी सोचा है? सोचिए सोचिए। जी हाँ, क्योंकि जो चाय पत्ती है चाय बनने के बाद वो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाती, तो हम चाय से उसे छान लेते हैं। और चावल बनाने से पहले अगर उसमें कंकड़ पत्थर होगा तो वो हमारे लिए हानिकारक है, तो उसे हम बीन करके अलग कर देते हैं, यानी कि पृथक कर देते हैं। तो पृथक्करण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चों? तो हानिकारक तत्वों को मिश्रण से अलग करने के लिए। जैसे कि अगर आपके अनाज में कंकड़ पत्थर होगा तो उसे आपको अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए अशुद्धियों को हम अलग करते हैं, इसलिए हमें पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है, यानी हानिकारक तत्वों को मिश्रण से अलग करने के लिए। दूसरा, अगर कोई अनुपयोगी तत्व हो मिश्रण में तो उनको भी पृथक करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे चाय पत्ती को हम चाय से छानकर अलग कर लेते हैं। और अगर मिश्रण में दोनों ही तत्व अवयव जो उपस्थित हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमें दोनों अलग अलग चाहिए, तब भी हमें पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। तब आप समझे कि पृथक्करण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। अच्छा बच्चों, अब हम जानेंगे कि पृथक्करण को हम किस तरह परिभाषित करेंगे। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को हम पृथक्करण कहते हैं। अब और पृथक्करण हम किस आधार पर करते हैं? अवयवों की विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग आदि गुणों के आधार पर हम मिश्रण से अवयवों को पृथक करते हैं और ये पृथक्करण विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है। तो आइए बच्चों, हम सीखते हैं कि पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आइए हम इसके चार्ट द्वारा इसे समझते हैं। तो पृथक्करण की विभिन्न विधियां। बच्चों, अगर जो मिश्रण है उसमें दोनों ही ठोस पदार्थ हो और ठोस में से ही ठोस को अलग करना हो तो कौन सी विधि हम प्रयोग करेंगे? तो उन विधियों के नाम है फटकना, ओसाना, थ्रेशिंग, बीनना, चालना, ऊर्ध्वपातन। तो ये सारी विधियां हैं जब हम ठोस पदार्थ से ही ठोस को अलग कर रहे हैं। अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में मिला हुआ हो और वो अघुलनशील हो, यानी अघुलनशील ठोस पदार्थ को अगर द्रव से अलग करना हो तो हम जिन विधियों का प्रयोग करेंगे वो है तलछटीकरण, निथारना, छानना और अपकेंद्रण। और अगर बच्चों द्रव में कोई ठोस घुला हुआ हो, जैसे कि अगर पानी में नमक घुल जाता है, अगर उसे अलग करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तब हम जो विधि प्रयोग करते हैं वो विधियां हैं वाष्पन, आसवन, क्रिस्टलीकरण। इसके अतिरिक्त दो अन्य विधियां हैं, जिसे एक है चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसमें हम चुंबक की सहायता से लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को मिश्रण में से अलग करते हैं। और अगर रंगों का पृथक करना है, अगर रंगों का मिश्रण है, तो जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो है क्रोमेटोग्राफी। तो अब बच्चों हम एक एक करके इन सारी विधियों के बारे में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। पहली विधि है फटकना और ओसाना। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से आपने घरों में भी देखा होगा कि कई बार हमारी माँ, हमारी दादियों को आपने गेहूं को यूं फटकते हुए सूप में देखा होगा। तो जिस तरह आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से बूढ़ी दादी गेहूं को फटक रही है। तो फटकने की इस प्रक्रिया में क्या कर रही है कि वह प्रक्रिया जिसमें मिश्रण में से हवा को बहाकर मिश्रण की जो हल्की अशुद्धियां हैं उनको अलग किया जाता है, उसे फटकना कहते हैं। घरों में अक्सर हमने अपनी दादी माओ को या माँ को देखा है कि वो जे गेहूं है या चावल है तो उसको सूप में, इस सूप की सहायता से हम फटकती हैं, तो जो हल्की अशुद्धि होती है वो गिर जाती है बाहर और उससे अनाज को हम अलग कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त आपने किसानों में, खेतों में किसानों को भी वायु की सहायता से अनाज को साफ करते हुए देखा है। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये किसान या एक महिला जो है ऊंची जगह पर खड़ी है और इस तरीके से सूप से अनाज को गिरा रही हैं और पीछे से हवा चल रही है। तो जो हवा पीछे से चल रही है तो जो अनाज गिर रहा है उसमें जो भी हल्की अशुद्धियां हैं वो हवा के माध्यम से दूर गिर जा रही हैं।
तो इस विधि को हम ओसाना कहते हैं। यानी भूसा युक्त अनाज को लेकर जब हम ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाते हैं और हवा की सहायता से हल्की अशुद्धियों को अनाज से अलग करते हैं, तो ये विधि जो है ये ओसाना कहलाती है। तो चित्र में आपने देख रहे हैं, और गांव में भी अक्सर आपने देखा होगा कि ओसाना की ये जो विधि है ये अक्सर लोग गांव में प्रयोग करते हैं। और इसमें सूप की सहायता से हम ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के हवा बहती है, अनाज चूंकि भारी कण होता है तो पास में गिर जाता है और हल्की अशुद्धियां दूर गिर जाती हैं। तो इस विधि को हम ओसाना कहते हैं। अच्छा बच्चों, कभी जब आप खेतों में गए हैं तो आपने देखा है कि जब फसल हो जाती है तो उसकी कटाई हो जाती है, और कटाई के बाद पौधों को अनाज से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? कभी सोचा है कि पौधे से अनाज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो अनाज की बालियां हैं, गेहूं की बालियां हैं, इसको हम कैसे पौधे से अलग करेंगे? तो इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि का नाम है थ्रेशिंग। क्या नाम है? थ्रेशिंग। इस विधि में अनाज के कणों को अलग करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों पर या लकड़ी के पट्टों पर अनाज के इस पौधे को पीटा जाता है, और जब पीटा जाता है तो जो अनाज के कण होते हैं वो पौधे से अलग हो जाते हैं, और इस विधि को थ्रेशिंग कहा जाता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से ही किसान अनाज की इस गट्ठर को बिल्कुल पीट रहा है पत्थर पर और लकड़ी के पट्टे पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनाज जो है वो पौधों से अलग हो जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं। और आजकल तो बच्चों थ्रेशिंग मशीन्स का प्रयोग होता है। अक्सर आपने गांव में देखा होगा कि अब तो मशीनों के प्रयोग से हम अनाज को पौधे की बालियों से, पौधों से अलग कर लेते हैं। तो यह प्रक्रिया बहुत ही आसान और बहुत ही समय इसमें कम लगता है जब हम इसमें मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो आज के किसान मशीनों की सहायता से अनाज को पौधे से अलग कर लेते हैं, और यह प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है, और इन मशीनों को थ्रेशर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो आपने घरों में अक्सर देखा होगा कि जब माँ लोग चावल या दादी चावल या दाल बनाने जान रही होती तो एक बार उसे बीन लेती हैं, ताकि अगर कोई कंकड़ पत्थर हो तो उसे निकाल दें। तो जब अशुद्धियों की मात्रा कम होती है तो हम उन्हें बीन करके निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार इस विधि को हम बीनना कहते हैं। जैसे दाल, चावल, गेहूं आदि में अनुपयोगी पदार्थ जैसे कंकड़, मिट्टी आदि को हम बीन करके अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को बीनना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीनना या पिकिंग कहते हैं। और अक्सर हमने, जो भी माँ हमारी हैं, दाल चावल बनाते समय हमने करते हुए उन्हें देखा है। तो ये विधि है बीनना। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि कभी आपने मकान बनते हुए देखा है? तो अक्सर जब मकान बन रहा होता है तो बालू को मजदूर जो होते हैं, एक बड़ी सी जाली होती है, उसमें बालू डाल करके गिरा रहे होते हैं, और जो कंकड़ पत्थर होते हैं उस बालू से उस पूरी जाली पर आ जाते हैं और बालू नीचे इकट्ठा हो जाती है। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो मजदूर है ये बालू को छान रहा है। तो अब ये क्या है? एक जाली की सहायता से। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चालना। कि वह प्रक्रिया जिसमें भिन्न भिन्न आकार के घटकों को छिद्र वाले चलना या जाली की सहायता से हम अलग करते हैं, उसे चालना कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये प्रक्रिया क्या आपने कभी अपने घर में होते हुए देखी है? सोचिए सोचिए। जी हाँ, याद आ गया ना? हाँ बच्चों, जब माएं रोटी बनाने से पहले आटा चाल रही होती हैं, देखा है एक चलनी होती है घर में जिसमें आटा डाल के आटा को हम चालते हैं, और उसमें आटे को हम चोकर से अलग करते हैं, क्योंकि आटा का जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, तो वो जाली या चलनी से नीचे आ जाते हैं, और जो चोकर होता है उसके कण बड़े होते हैं, तो वो चलनी में ही फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस तरह से चालना विधि द्वारा हम आटे में से चोकर को अलग कर लेते हैं, है ना। और इसके अलावा भी एक जगह आपने और देखा होगा चालना। मूंगफली खाते हैं?
हाँ, जब आप मूंगफली लेने जाते हैं सर्दियों के मौसम में, अक्सर जो हम देखते हैं भुनी हुई गरम गरम मूंगफली खाते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा होता है, मूंगफली को बालू में भूना जा रहा होता है और उसके बाद एक बड़ा सा चलना होता है, उसमें हम डालते हैं तो बालू जो है वो नीचे गिर जाता है उस जाली से, और जो मूंगफली है वो उस चलने पर रह जाती है और गरम गरम मूंगफलियां हम वही लेकर के खाते हैं, है ना। याद आया? तो ये जो विधि है, इस विधि का नाम है चालना, इसे सीविंग कहते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने कपूर देखा है? देखा तो जरूर होगा। हाँ, वही जो पूजा में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो वो तो भाप बन के उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? और ऊनी कपड़ों में माएं अक्सर जो सफेद रंग की गोलियां डालती हैं, आपको पता है वो गोलियां कौन सी होती हैं? हाँ, नेफ्थलीन की गोलियां, बिल्कुल। लेकिन ये भी कुछ समय बाद उड़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो ये बिना द्रव में पतले हुए सीधे भाप बन के उड़ जाता है और नेफ्थलीन की गोलियां भी गर्माहट पाने पर वाष्प में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आप जानते हैं इस विधि को क्या कहते हैं? जी हाँ, इस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन और इंग्लिश में से सब्लिमेशन कहते हैं। इस विधि में क्या होता है बच्चों कि जो ठोस पदार्थ है उसको गर्म करने पर वह बिना द्रव में परिवर्तित हुए वह सीधे वाष्प में बदल जाता है और ठंडा होने पर जो वाष्प है वो सीधे ठोस में बदल जाता है और ये प्रक्रिया जो है ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर को हम गर्म करें तो वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब ये विधि कैसे उपयोगी है? मान लीजिए बच्चों कि कपूर और नमक दोनों का अगर चूरा हो, देखने में एक जैसे है, अगर उनका मिश्रण हो, उन्हें अलग करना हो, तब हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? सोचिए सोचिए। जी हाँ, हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि को चलिए आइए मैं इस चित्र द्वारा इस प्रयोग में जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमने कांच की एक प्याली है, उसमें कपूर और नमक का मिश्रण लिया हुआ है और उसके ऊपर हम एक जो कीप है उसे उल्टा करके रख देते हैं और जो कीप का मुंह है उस पर हम रुई को गीला करके उस मुंह को बंद कर देते हैं। तो क्या होगा कि जब भाप बनेगी तो वो उस नली में जाके रुई जो है, जो गीली रुई है, वहां पे इकट्ठा हो जाएगी। तो जब हम इस प्याली में जो कपूर और नमक का मिश्रण है इसे गरम करते हैं तो क्या होता है, जो कपूर होता है वो भाप बन के उड़ने लगता है और इस नली से होता हुआ वो जाकर के रुई के भाग जो गीला है वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद ये जो वाष्प है, चूंकि ठंडी रुई है तो वहां पर टकराती है और पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम नमक और कपूर के मिश्रण में से कपूर को पृथक कर लेते हैं। तो ये विधि जो है ये हमारी ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग। हाँ बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने जाना था कि जब ठोस में से ही ठोस को पृथक करना हो। अब यदि कोई द्रव आ जाए और द्रव में से किसी अघुलनशील ठोस को पृथक करना हो, तब हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? सोचिए सोचिए। हाँ, तो जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो है तलछटीकरण और निथारना। इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई अघुलनशील ठोस किसी द्रव में मिला हुआ होता है, और जैसे पानी और बालू का मिश्रण। तो आइए इसे एक गतिविधि द्वारा हम समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ मेरे पास एक मिश्रण है पानी और बालू का। तो आप देख सकते हैं ये पानी और बालू का मिश्रण है और इस पानी और बालू के मिश्रण में आप देख सकते हैं ठोस के कण हैं लेकिन पानी में घुले हुए हैं। और मेरे पास एक खाली ग्लास है, एक बीकर है, और क्या करती हूँ मैं कि थोड़ी देर ये जो मेरे पास बालू और पानी का मिश्रण है इसको जब मैं थोड़ी देर रख देती हूँ तो क्या होता है कि ये जो ठोस अशुद्धियां हैं बच्चों, ये ठोस अशुद्धियां धीरे धीरे तली में इकट्ठा होने लगती हैं। तो कुछ समय के पश्चात ये इस प्रकार से दिखाई देंगी। ये मैंने पहले से करके रखा हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो अशुद्धियां हैं ये तली में बैठ गई हैं।
तो पहले जो आपका पूरा जो ठोस के कण पूरे पानी में थे, थोड़ी देर आपने इसको छोड़ा तो ये शुद्धियां तली में बैठ गईं। तो तली में बैठने की इस प्रक्रिया को हम तल छटीकरण कहते हैं, यानी अविलेय ठोस पदार्थ को पेंदी में बैठना तल छटीकरण कहलाता है। और उसके बाद बच्चों हम इस मिश्रण को बिना हिलाए हुए धीरे धीरे इस पानी के मिश्रण को एक अन्य ग्लास में अलग कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है निथारना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पेंदी में अविलेय ठोस पदार्थ थे बैठे थे, तो ये अलग हो गए और जो पानी हमें प्राप्त हुआ, ये पानी जो है अभी भी आप इसमें देखेंगे कुछ अघुलनशील बहुत ही छोटी अशुद्धियां अभी भी इसमें विद्यमान हैं। अब इसको अलग करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे फिल्ट्रेशन या छानना कहते हैं। तो बच्चों इस विधि में हम जो यूज कर रहे हैं, ये जो कागज है इसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं। इस फिल्टर पेपर की सहायता से हम इस जो ठोस के जो कण, बहुत ही छोटे कण जो रह रहे हैं इस पानी में, उसे पृथक करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि मेरे पास ये एक ट्राइपॉड स्टैंड है और इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे मैंने इस बीकर को रखा और इसमें मैंने इस कागज को, फिल्टर पेपर को यूं इस तरह से मोड़ करके लगा दिया। बच्चों इस फिल्टर पेपर को मोड़ करके हमने इस फनल में इस तरह से लगा देते हैं और उसके बाद हम इस तरह से इस फनल को इस पर रखते हैं और जो ये पानी है जिसमें थोड़ी अशुद्धियां रह रही हैं, वो हम पानी इसमें डालते हैं। तो फिल्टर पेपर की सहायता से हम इस पानी में से ये जो ठोस अशुद्धियां हैं इसे अलग करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, जो पानी नीचे हमें प्राप्त होता है वो पानी बिल्कुल साफ होता है और हम ये देखेंगे कि जो अशुद्धियां हैं वो इस फिल्टर पेपर में इकट्ठा हो जाती हैं। तो ये विधि जो है बच्चों, ये छानना कहलाती है। अभी थोड़ी देर में जब ये छन जाएगा सारा पानी, तो जो ठोस के अविलेय जो कण हैं वो इस फिल्टर पेपर पर इकट्ठा हो जाएंगे। और आपको पता है बच्चों कि कई बार सूती कपड़ों का भी प्रयोग छानने में किया जाता है। अच्छा बच्चों, तो आपने ये देखा है कि ये जो फिल्टर है इसका उपयोग आपके घरों में भी होता है? हाँ, सोचिए सोचिए, जो पानी आप पीते हैं वो साफ पानी आपको कहाँ से प्राप्त होता है? जी हाँ, जो फिल्टर है वो फिल्टर जो आपके घरों में आरओ प्यूरिफायर लगा होता है वहां से प्राप्त होता है। और जो आरओ प्यूरिफायर है वो भी विभिन्न प्रकार के उसमें फिल्टर लगे होते हैं और फिल्टर में महीन मेम्ब्रेन्स या झिल्लियां होती हैं जिनकी सहायता से पानी छनता है और वो झिल्लियां या मेम्ब्रेन या आप उसे फिल्टर कहिए, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणुओं को भी पार नहीं होने देती। तो जो पानी हमें छनकर मिलता है वो पूर्णतया शुद्ध होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा पानी छन गया है और इस फिल्टर पेपर में ये सारी जो अशुद्धियां हैं वो इकट्ठा हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी अशुद्धियां इस फिल्टर पेपर में इकट्ठा हो गई हैं। तो इस फिल्टर पेपर की सहायता से हमने जो अविलेय ठोस पदार्थ थे उसको द्रव से पृथक कर लिया। तो अब आप समझ में आया कि इस फिल्टर पेपर की सहायता से हमने उस पृथक कर लिया अविलेय ठोस पदार्थों को। तो यह विधि जो है बच्चों छानना कहलाती है। तो छानना को हम कैसे परिभाषित करेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें मिश्रण में से सूक्ष्म आकार के अघुलनशील पदार्थों को द्रव से फिल्टर पेपर की सहायता से हम अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को छानना कहते हैं। फलों सब्जों के रस से बीजों को छन्नी द्वारा भी छानकर अलग किया जाता है। छनने का चयन मिश्रण के कणों के आकार के अनुसार करते हैं। तो ये विधि थी हमारी छानना। अब बच्चों आपको मक्खन तो बहुत ही पसंद होगा, है ना? तो कभी सोचा है कि ये मक्खन हमें कैसे प्राप्त होता है? सोचिए सोचिए। हाँ, जब माएं दूध या दही को खूब तेजी से मथती हैं मथनी के द्वारा तो हमें मक्खन प्राप्त होता है। तो दूध में से मक्खन निकालने के लिए दूध को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथा जाता है और जिससे मक्खन जो है वो दूध से अलग हो जाता है। तो दूध के चिकनाई के जो हल्के कण होते हैं वो दूध में निलंबित रहते हैं और जब इसे मथनी द्वारा तेजी से घुमाया जाता है, मथा जाता है, तो ये कण हल्के हैं तो ऊपर आ जाते हैं और भारी कण जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से
जो है हम मक्खन है उसको दूध से अलग कर लेते हैं और ये प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। और ये प्रक्रिया हम कभी प्रयोग करते हैं जब दोनों ही मिश्रण जो अवयव है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि घर में जब माएँ दही या दूध को मथती है मथनी के द्वारा तो हम मक्खन प्राप्त होता है। और बच्चों ये छाछ भी प्राप्त करने के काम आती है। तो इस विधि का प्रयोग हम दूध दही से मक्खन छाछ प्राप्त करने में करते हैं। अगली बार जब माँ आपके लिए मक्खन निकाले तो आप माँ को जरूर बताना कि माँ इस विधि का नाम है अपकेंद्रण। क्या नाम है इस विधि का? अपकेंद्रण। जी हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके द्वारा आपको बहुत ही स्वादिष्ट मक्खन प्राप्त होता है। अब बच्चों अब आ गया वो विधि जिसमें अगर कोई द्रव में पदार्थ घुला हुआ हो, कोई ठोस पदार्थ अगर पानी में घुल गया हो, जैसे पानी में मैंने नमक घोल दिया। अब अगर हमें नमक को अलग करना हो तब हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तब जो विधि प्रयोग करते हैं वो है वाष्पन। जब घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करना होता है तो हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो है वाष्पन। और वाष्पन विधि के द्वारा ही बच्चों समुद्र के जल से हम नमक प्राप्त करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि जो जल होता है वो तेज गर्म किया जाता है, धूप में भी गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से। तो क्या होता है, जो द्रव है वो वाष्प बनके उड़ जाता है। तो किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन, और यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। बच्चों ये प्रक्रिया आपने रोज अपने घर में भी देखते हैं। कहाँ? जब कपड़े फैलाते हैं, जो गीले कपड़े हम धूप में सुखाने के लिए डालते हैं तो वहां पे भी यही प्रक्रिया होती है। तो यही वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा जो द्रव है वो भाप बन करके उड़ जाता है। तो यह प्रक्रिया आपकी वाष्पन कहलाती है। तो द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। और अगर यही भाप किसी ठंडी सतह से टकराती है तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन या कंडेंसेशन। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जब हम कभी किसी भगोने में पानी को गर्म कर रहे होते हैं और अगर वहां पर एक प्लेट रख देते हैं तो जो भाप की बूंदें हैं जब इस प्लेट से टकराती हैं तो आप देखेंगे कि प्लेट पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। तो वो क्या होता है, तो वो जो भाप है वो ठंडी सतह से टकराकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है और यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। तो वाष्पन की प्रक्रिया में क्या होता है? द्रव का भाप में बदलना। तो द्रव का भाप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। और भाप का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। इस बात को समझिए और याद रखिएगा कि द्रव जो है लिक्विड जब वेपर में परिवर्तित हो रहा है यानी वाष्प में, द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो वो प्रक्रिया वाष्पन है। और जब वाष्प द्रव में परिवर्तित हो रही है वो प्रक्रिया संघनन कहलाती है। कई बार कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसमें हम वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करते हैं। तो यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आसवन। जो शुद्ध द्रव हम प्राप्त करते हैं वह इसी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। अच्छा बच्चों, आप सभी को तो खूब पसंद होगी रंग बिरंगी टॉफियां। अच्छा, है ना पसंद? तो ये किस विधि द्वारा प्राप्त होती है? ये जिस विधि द्वारा प्राप्त होती है उसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो जब किसी द्रव में बहुत अधिक मात्रा में कोई ठोस पदार्थ घुला हुआ रहता है और सांद्र विलयन बनाता है तो इस सांद्र विलयन में से ठोस पदार्थ और द्रव को अलग करने के लिए जिस विधि को हम काम में लाते हैं उसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। जैसे बच्चों आप लोगों ने फिटकरी देखा होगा। हाँ, ये इसी विधि से प्राप्त होती है। और चाशनी से शक्कर, याद आया ना, जो चाशनी से शक्कर बनती है वो भी इसी विधि द्वारा प्राप्त होती है। और बच्चों आपको मिश्री भी पसंद होगी, मिश्री भी इसी विधि द्वारा प्राप्त होती है। अब बच्चों एक और विधि है जिसे चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। आप सभी ने चुंबक तो देखा ही होगा। चुंबक क्या करता है? चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो जब हम लोहे या लोहे से बने हुए वस्तुओं को
एक चुंबक के द्वारा पृथक करते हैं तो यह विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। जैसे मैंने एक मिश्रण लिया, इसमें कुछ लोहे के छीलन और लोहे की कीलें हैं जो कि नमक में मिली हुई हैं। तो इस मिश्रण में से जब मैं चुंबक की सहायता से इस पूरे मिश्रण में से लोहे की चीज को अलग कर ले रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो भी लोहे के पदार्थ थे वो इस चुंबक में चिपक गए और इस चुंबक के द्वारा इस मिश्रण में से मैंने इस लोहे को अलग कर लिया। तो इस तरह से चुंबक की सहायता से मिश्रण से लोहे की बनी वस्तुओं को जो हम अलग करते हैं, इस विधि को चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। तो बच्चों, अब एक और विधि, आपको रंग तो बहुत पसंद होंगे, तो रंगों को अगर अलग करना हो तो हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह विधि है क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, क्रोमा का अर्थ होता है रंग और ग्राफ का अर्थ प्लेटिंग से होता है, अर्थात रंगों के आधार पर हम पदार्थ को पृथक करना हो तो हम पृथक्करण या क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नीला और पीला रंग मिलकर के हरा रंग बनाते हैं, लाल और पीला रंग मिलकर नारंगी रंग बनाते हैं। अगर इन्हें अलग करना हो तो हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे, पृथक्करण की, तो हम उसे क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। तो इस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी, जिसकी सहायता से हम नीली स्याही से रंगों को इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब बच्चों, हमने आज क्या सीखा, हमने सीखा कि हम पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। ठोस पदार्थों से ठोस को अलग करना हो तो उसके लिए फटकना, ओसाना, थ्रेशिंग, बीनना, चालना, ऊर्ध्वपातन। अघुलनशील ठोस पदार्थों से द्रव को अलग करना हो तो तलछटीकरण, निथारना, छानना, अपकेंद्रण। और घुलनशील ठोस पदार्थों से अगर द्रव को अलग करना हो तो उसके लिए वाष्पन, आसवन और क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त दो विधियां और है, चुंबकीय पृथक्करण विधि और रंगों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि। तो अब बच्चों, अब आप बताइए, एक मिश्रण दिया है तो हम उसे कैसे पृथक करेंगे, नमक और पानी के मिश्रण को? जी हाँ, वाष्पन विधि द्वारा। बालू और लोहे के छीलन का मिश्रण हो तो किसके द्वारा? जी हाँ, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। दूध से क्रीम को अलग करना हो तो अपकेंद्रण विधि। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। और अनाज से कंकड़ पत्थर को अलग करना हो तो हम किस विधि द्वारा करेंगे? बीनना। जी हाँ। और नीली स्याही से अगर रंगों को अलग करना हो तो कौन सी विधि बताई थी बच्चों? याद करिए, क्रोमेटोग्राफी। जी हाँ, तो इन सब विधियों द्वारा हम पृथक्करण कर सकते हैं। अगर मिश्रण में तत्व मिले हैं तो उनको हम इन विभिन्न विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। अब बच्चों, अब आप गृह कार्य में क्या करेंगे? तो गृह कार्य में आप सभी बच्चे जो प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 को कॉपी में करेंगे। और बच्चों, आप सभी अपने भाई बहनों के साथ मिलकर के एक चार्ट पेपर पे सुंदर सी रंगोली बनाएंगे। किसकी सहायता से? विभिन्न रंगों की सहायता से, और अपने भाई बहनों का सहयोग करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों, आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है और हम फिर से मिलेंगे एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा था। हमने बीजीय व्यंजकों के भाग और उनके गुणनखंड के बारे में पढ़ा हुआ है। हम कक्षा 7 में भी इसका अभ्यास कर चुके हैं और कक्षा 8 में हमने बीजीय व्यंजकों के भाग के बारे में भी पढ़ा था। आइए एक बार उनका अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड की संकल्पना। तो किसी बीजीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक अखंडनीय बीजीय व्यंजक के गुणन के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बीजीय व्यंजक जो आपको दिया हुआ है, जब आप उसे इस प्रकार से तोड़ दें कि वो आप उसे गुणा के रूप में अलग अलग चर या अचर संख्याएं उसमें आ जाएं या बीजीय व्यंजक आ जाएं, तब आप उसे कहेंगे कि ये उसके गुणनखंड हो गए हैं। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है 5x y + 3। तो ये पूरा एक बीजीय व्यंजक है। अब आप इसके गुणनखंड को, क्या आप इसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, जैसे कि 5 और x है, इसे हम 5 गुणा x लिख सकते हैं। और ये जो पूरा ब्रैकेट है, इसे भी हम y + 3 को भी हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड हुए 5x और y + 3।
और अब इसके और अधिक आप गुणनखंड नहीं कर सकते, इसलिए ये अखंडनीय गुणनखंड है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं जो कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही हुआ है, जो है 12a² b प्लस 15ab² प्लस 6ab के गुणनखंड कीजिए। अब बच्चों आप यहां देख रहे हैं कि ये यहां पर 3 पद हैं, 1 2 3, ये 3 पद हैं। इन 3 पदों में अब आप ये देखिए कि क्या आप इस प्रकार के गुणनखंड कर सकते हैं कि आप इनमें से कुछ कॉमन ले पाएं, 2 पदों में या 3 पदों में आप कुछ कॉमन ले पाएं। तो चलिए मैं आपको यहां पर बताती हूं। जैसे 12 है तो 12 को आप 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 15 है इसे आप 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, और 6 है इसे आप 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, है ना। और ऐसे ही a² b है, यानी कि a की गुणा 2 बार, a गुणा a b गुणा b और a गुणा b। अब आप इनमें से देखिए तीनों पदों में कौन सी चीज है जो एक जैसी है, एक समान है इन तीनों पदों में। तो हम देखेंगे इसमें 3 और a और b, तो यानी कि 3ab को आप उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इनमें कॉमन लिया 3ab, तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 4। एक a आप ले चुके हैं, b को भी आप ले चुके हैं, तो बचा 4a। यहां पर बचा आपका 5b और यहां बचेगा आपका खाली 2। तो 3ab और 4a प्लस 5b प्लस 2 ये दिए गए बीजीय व्यंजक के सर्वनिष्ठ यानी कि ये आपका एक अखंडनीय गुणनखंड है, जिसके और अधिक गुणनखंड नहीं किए जा सकते। चलिए बच्चों अब एक उदाहरण और देखते हैं छोटा सा, जैसे कि 5x y प्लस 9 प्लस 7 y प्लस 9 के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों बताइए इस सवाल में कितने पद हैं, सोचिए कितने पद हैं इस सवाल में। जी हां, इसमें 2 पद हैं, ये पहला पद और ये दूसरा पद। इन दोनों पदों में क्या चीज है जो कॉमन है, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ है, दोनों में है, दोनों पदों में है। तो हम देख पा रहे हैं y प्लस 9 दोनों ही पदों में शामिल है। तो हम इसका हल करने के लिए 2 पद हैं, दोनों में y प्लस 9 सर्वनिष्ठ है, तो आप यहां से y प्लस 9 को कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा क्या, 5x प्लस 7, और यही आपका होगा यहां पर उत्तर, यानी कि y प्लस 9 और 5x प्लस 7 इस दिए गए व्यंजक के गुणनखंड हैं, अखंडनीय, क्योंकि इसके और अधिक गुणनखंड अब हम नहीं कर सकते। एक उदाहरण और है, ax² प्लस bx² प्लस ay² प्लस by²। बच्चों आप जानते हैं कि हम जब घात में 2 होता है उसे वर्ग पढ़ते हैं या स्क्वायर पढ़ते हैं। हिंदी में वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर, हमने आपको बताया है दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे पढ़ रही हूं ax² प्लस bx² प्लस ay² प्लस by²। तो बताइए इसमें कितने पद हैं। तो हम देख पा रहे हैं इसमें 1 2 3 4 पद हैं। तो चारों में ऐसी कोई संख्या या ऐसा कोई चर संख्या अचर संख्या नहीं है जो चारों में कॉमन हो। तो हम इसमें से कोई 2 ले सकते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो ax² और ay² है इन दोनों में a कॉमन है और इन दोनों में आपका b कॉमन है। या आप इसको ही इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इन दोनों पदों में x² कॉमन है और इन दोनों पदों में आपका y² कॉमन है। आप किसी भी तरीके से इसे हल कर सकते हैं, बस कॉमन लेने वाली बात है। तो हमने इन दोनों पदों में से ax² bx² में से x² कॉमन लिया, ठीक है, जैसे कि आपको अलग से करके दिखाते हैं। यहां x² कॉमन लिया, अंदर बचेगा a प्लस b, और इन दोनों पदों में से हमने y² कॉमन लिया और यहां भी अंदर बचेगा a प्लस b। इस प्रकार का हमें यहां पर व्यंजक प्राप्त होगा। अब बच्चों ये जो हमें व्यंजक प्राप्त हुआ है कॉमन लेने के बाद, अब इन दोनों में भी a प्लस b कॉमन है, तो आपने यहां a प्लस b कॉमन लिया, अंदर बचेगा x² प्लस y²। तो है ना आसान। आइए अब हम एक बार अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों हमने पढ़ा था कि जब हम एक बहुपद को द्विपद से भाग करते हैं
और यदि हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है, अभी यहाँ बात गुणनखंडों की चल रही है, तो यदि हमें किसी भी बहुपद को द्विपद से या एक पदीय पद से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो, तब हम क्या कहते थे कि जो आपका भाजक है और जो भागफल है वो दोनों गुणनखंड हैं, और यदि शून्य प्राप्त नहीं होगा तब हम कहेंगे कि ये गुणनखंड इसके नहीं हैं। तो आइए एक बार एक सवाल के माध्यम से इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या x प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21 का एक गुणनखंड है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भाज्य है। भाज्य कौन सा होता है? जिससे आपको भाग करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21, और भाजक है एक्स प्लस 7। तो चलिए इसे भाग की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे करते थे हम इस सवाल को, जरा याद कीजिए। भाजक को बाहर लिखा, भाज्य को अंदर लिखा, फिर क्या करते थे, जो भाज्य का पहला पद है उसको भाग करते थे हम लोग, किससे? भाजक के पहले पद से, है ना। आइए एक बार देखते हैं कैसे करते थे रफ में। तो यहां पर हमने भाज्य का जो पहला पद है एक्स स्क्वायर लिया, और भाज्य का पहला पद x लिया, और जब दोनों को भाग किया क्या प्राप्त हुआ हमें? x। इस x को अब हम यहां भागफल में लिख देंगे। लिख दिया। अब जो आपको भागफल का प्रथम पद प्राप्त हुआ है, इसकी गुणा आप भाजक से करते थे। तो अब हम इसे x की गुणा को x को हम x प्लस 7 से गुणा करेंगे, प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब इसे हम भाज्य के नीचे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब हमें इसे घटाना है, घटाएंगे तो आप जानते हैं कि जब भी हम व्यंजकों को घटाते हैं तो हमें चिन्हों को बदलना होता है। यहां प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा माइनस, यहां भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस एक जैसी संख्याएं हैं, ये कट जाएंगी या घट जाएंगी जीरो में। अब यहां माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 8x, और ये 21 जो पूरा पद है आपने यहां आगे लिख लिया। तो माइनस 8x माइनस 21। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब ये नया भाज्य बन गया, ये अब आपका नया भाज्य है ना। अब इसके बाद इसके पहले पद को आप भाजक के पहले पद से दोबारा भाग करेंगे, जैसे कि यहां देख पा रहे हैं। माइनस 8x को अब की बार फिर से आपने x से भाग किया, प्राप्त हुआ है माइनस 8। इस माइनस 8 को फिर आप भागफल में लिख लेंगे, है ना। उसके बाद इस माइनस 8 की आप दोबारा से गुणा करेंगे, किससे? भाज्य से, भाजक से। ये भाजक है आपका x प्लस 7, और जब आपने गुणा की प्राप्त हुआ माइनस 8x माइनस 56, माइनस 8x माइनस 56। अब आप इसे इसके नीचे लिख देंगे। फिर से आपने घटा किया, घटा में चिन्हों को बदल दिया, माइनस बदल के हो गया प्लस, माइनस बदल के हो गया प्लस। ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, ये दोनों कट गई। अब आपको माइनस प्लस माइनस 56 में से 21 घटा दिया, शेषफल क्या प्राप्त हुआ है? 35। तो क्या ये शून्य है? ये शून्य नहीं है। तो इसलिए ये जो आपका भाजक है और ये भागफल है, ये इसके गुणनखंड नहीं होंगे। गुणनखंड कब होते? ये दोनों ही गुणन के रूप में आप इसको इन दोनों के गुणन के रूप में लिख पाते यदि शेषफल 0 आता तो, लेकिन अभी शेषफल 0 नहीं आया है। तो इसलिए ये जो दोनों संख्याएं हैं x प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 21 का एक गुणनखंड नहीं है। तो यदि आपको जांच करनी हो कि गुणनखंड है या नहीं है, तो आप भाग विधि के द्वारा इसकी जांच आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम लोग एक सवाल और हल करते हैं। ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण सवाल है। भाग द्वारा ज्ञात कीजिए क्या y क्यूब, हमने बताया था जब y की घात में 3 हो उसे आप घन पढ़ते हैं, घन को आप क्यूब भी बोल सकते हैं। तो y क्यूब माइनस 216 का y माइनस 6 एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड पूछा हुआ है, y माइनस 6 को हमें जांचना है क्या ये गुणनखंड है। तो आप इसे भाग फॉर्म में लिखिए पहले, फिर से वही सारे चरण हमको रिपीट करने हैं। कैसे? जो इसका पहला पद है इसे हम y से भाग करेंगे, प्राप्त हुआ y स्क्वायर, इसे भागफल में लिख लेंगे। फिर से भागफल की गुणा हम लोग, जो भागफल का पहला पद आया है उसकी गुणा फिर से भाजक से करेंगे, प्राप्त हुआ y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर, यहां लिख दिया। देखिए भाज्य में y स्क्वायर नहीं है इसलिए थोड़ा इसे अलग लिखना पड़ेगा, है ना। अब हम इसे घटाएंगे तो प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो गया, यहां पर माइनस का चिन्ह है तो ये आपका क्या हो गया है? प्लस हो गया है।
तो बच्चों अब आप यहां देखेंगे y क्यूब और प्लस का y क्यूब और माइनस का y क्यूब दोनों के चिन्ह अलग अलग है, आप इसे काट सकते हैं। अब अवरोही क्रम में घातों को हमें लिखना होता है, बहुपद की घातों को, तो 6y² पहले लिखेंगे प्लस का और माइनस 216 बाद में लिखेंगे, है ना, ऐसे ही करते थे हम लोग। अब फिर से वही चरण अपनाएंगे, क्या 6y² है, इसको अब हम फिर से भाग करेंगे किससे, y से, और एक y हट जाएगा, प्राप्त हुआ 6y, और 6y फिर से आप भागफल में लिख देंगे, है ना। इसके बाद ये आपका 6y की जो 6y आया है, इसकी गुणा आप फिर से y माइनस 6 से कर देंगे, प्राप्त हुआ देखिए 6y² माइनस 36y, इसे आप इस पद के नीचे लिख देंगे। फिर से आप देखेंगे चिन्ह जो है इनके अलग अलग है और व्यंजक समान है, तो ये आपके कट जाएंगे और फिर से आपका प्राप्त हुआ 36y माइनस 216। एक बार फिर से वही चरण अपनाएंगे, क्या कि 36y जो है उसको भाग करेंगे y से, पहला पद है ना, और प्राप्त हुआ y से y यहां हट गया, 36 प्राप्त हुआ। इस 36 को फिर आप भागफल में लिख देंगे, है ना, और इसी 36 को फिर आप y माइनस 6 से गुणा करेंगे, 36 को y माइनस 6 से गुणा किया, प्राप्त हुआ 36y, यहां 36y माइनस के, ये गलत यहां पे लिखा हुआ है, ये प्राप्त हुआ 36y माइनस 216, ये प्राप्त होगा। देखिए 36 के y से गुणा 36y माइनस 36 के 6 से गुणा यानी कि 216, और अब आप इसको फिर से इसके नीचे लिख देंगे, है ना, और इसके बाद इनके चिन्हों को फिर बदलेंगे क्योंकि हमें घटाना है। जब हमने इसे घटाया तो प्लस का चिन्ह माइनस बन गया, माइनस का चिन्ह प्लस बन गया, और इन दोनों को अब आप काट सकते हैं, और माइनस प्लस ये भी दोनों एक समान है, ये भी कट गए। शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0, शून्य, तो शून्य हमें शेषफल प्राप्त हो चुका है। इसका अर्थ ये हुआ जो भी ये भाजक है वो भाज्य का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल में हमें शून्य प्राप्त हुआ है। इससे पहले वाले सवाल में शेषफल शून्य नहीं था, इसलिए भाजक भाज्य का एक गुणनखंड नहीं था। तो इसलिए अब हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो क्या है कि y³ माइनस 216 का y माइनस 6 एक गुणनखंड है। तो अब बच्चों आपने सीख लिया है कि भाग विधि के द्वारा कोई एक व्यंजक दूसरे बहुपद का, एक पदीय व्यंजक या दो पदीय व्यंजक किसी बहुपद का गुणनखंड है या नहीं कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप जान चुके हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b² प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करेंगे। क्या आपको कुछ याद आया इसे पढ़ने से, a² प्लस 2ab प्लस b²? हाँ, मुझे तो याद आ रही है, एक सर्वसमीका याद आ रही है। सर्वसमीका क्या होती थी, इसमें एक सर्वसमीका होती थी a² प्लस 2ab प्लस b² की। तो इसी को प्रथम विधि हम लोग बोलेंगे सर्वसमीका का प्रयोग करके। सर्वसमीका होती थी हमारी a² प्लस 2ab प्लस b² की a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का वर्ग यानी कि स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो यानी कि a प्लस b की 2 बार गुणा a प्लस b गुणा a प्लस b, ये इसका गुणनखंड होगा। तो पहली विधि है हमारी सर्वसमीका का प्रयोग करके, क्योंकि ये तो हमने पहले पढ़ी हुई है और आसान भी है। और इसके अलावा हम एक नई विधि भी सीखेंगे जो कि है आपकी समूह बनाकर भी हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। समूह बनाकर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं एक बार कि a² प्लस 2ab प्लस b² है, तो आप यहां पर 2ab को ab प्लस ab 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ab प्लस ab, है ना, 2ab। उसके बाद आप क्या करेंगे यहां पर कि इनके इस प्रकार के पद बनाइए कि इसमें कोई चीज कॉमन आए, जैसे कि मैंने ये पहले के 2 पद ले लिए हैं, है ना। अब a² और ab में a कॉमन आएगा और अंदर बचेगा a प्लस b, और ab और b² में b कॉमन आएगा और अंदर बचेगा a प्लस b। फिर से a प्लस b को हम कॉमन ले लेंगे और अंदर बचा a प्लस b गुणा a प्लस b। तो आया दोनों ही विधियों से समान उत्तर, एक ही उत्तर प्राप्त हुआ है, विधियां अलग अलग है करने की। एक में हम सर्वसमीका लगा रहे हैं, एक में हम उसको समूह में तोड़ रहे हैं। तो ये दोनों के हम लोग सवालों की
प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार अभ्यास कर लेते हैं। हमारे पास सवाल है 36 प्लस 12m प्लस m स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, है ना। अब बच्चों आपको इसमें करना क्या है कि 36 प्लस 12m प्लस m स्क्वायर है, भाग विधि में याद है ना कि हम लोग भाज्य या भाजक के बहुपद की घातों को अवरोही क्रम में लिखते थे, वही तरीका हमें यहां पर भी करना है। इनकी घातों को अवरोही क्रम के अनुसार लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, जैसे 36 प्लस 12m प्लस m स्क्वायर है, इसे हम m स्क्वायर पहले लिख लीजिए प्लस 12m प्लस 36। अब पहले बड़ी घात m की घात 2, फिर 1 और फिर 0। जहां यहां पर कुछ नहीं है अर्थात m की घात 0 है, क्योंकि जिसकी घात 0 होती है वहां पर 1 होता है। अब देखिए बच्चों, सर्व समीका का प्रयोग करना है। तो सर्व समीका में m स्क्वायर तो m का ही स्क्वायर है। अब 36 को लिखिए, 36 आपका 6 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। अब 12 को पहले आपने इन दोनों को लिख लिया, 36 को और m को, उसके बाद 12 को आप तोड़ सकते हैं क्योंकि 2ab आता है सर्व समीका में, प्रथम विधि कर रहे हैं हम लोग। तो 2ab, a ये रहा और b ये रहा 6, 2 और 6 की गुणा करने पर 12 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपने इसको तोड़ लिया है। m स्क्वायर प्लस 2 गुणा 6 गुणा m प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि वर्ग, 6 का वर्ग। अब बच्चों आप देख रहे हैं, इसकी तुलना कीजिए सर्व समीका से। सर्व समीका होती थी हमारी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का स्क्वायर। और जब आप इसकी तुलना कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि a की जगह पे लिखा हुआ है m और b की जगह पे लिखा हुआ है 6। तो आप इसे लिख सकते हैं m प्लस 6 का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर। और जब भी किसी व्यंजक का आप स्क्वायर लिखते हैं उसे आप गुणा के रूप में 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसे यहां पर 2 बार लिख दीजिए, m प्लस 6 गुणा m प्लस 6, ये इसके गुणनखंड हुए। अब इसी सवाल को हम दूसरी विधि से हल करना सीखेंगे। दूसरी विधि है आपकी 36 प्लस 12m प्लस m स्क्वायर। तो इसमें इसको भी वही करिए, पहले घातों के अवरोही क्रम में लिख लीजिए, m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 36, ये आपका अवरोही क्रम हो गया है। इसके बाद 12m को आप तोड़िए, समूह में तोड़िए। तो आप देखेंगे 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 6 और 12 को लिख सकते हैं 6 प्लस 6, 6m प्लस 6m 12m। अब आप इसके फिर समूह बनाइए, ये पहला समूह और ये दूसरा समूह। तो पहले समूह में से आप m को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में m दिखाई दे रहा है। अंदर बचा हमारा क्या, m प्लस 6, और इन दोनों में से भी हम 6 कॉमन ले सकते हैं। यहां बचा, यहां पर भी एक m बचा और एक 6 बचा, तो यानी कि m प्लस 6। अब जो दोनों पद हैं इनमें से m प्लस 6 कॉमन लिया जाएगा। तो जब हमने समूहीकरण किया और कॉमन लिया, हमें प्राप्त हुआ m प्लस 6 और अंदर भी हमें प्राप्त हुआ m प्लस 6। और यही उत्तर तो हमारा पिछले वाले सवाल में भी आया था और यही उत्तर हमें यहां पर प्राप्त हुआ है। आइए अब हम यहां पर एक सवाल और हल करते हैं। 9p स्क्वायर प्लस 60p प्लस 100 का गुणनखंड कीजिए। बच्चों यहां पर भी हम दोनों विधियां इस्तेमाल करेंगे। पहली कौन सी है, सर्व समीका वाली। तो सर्व समीका के द्वारा इसका हल करेंगे। 9p स्क्वायर प्लस 60p प्लस 100। अब ध्यान दीजिए, 9p स्क्वायर को आप स्क्वायर के रूप में कैसे लिखते थे, याद करिए थोड़ा सा। 9 होता है 3 का स्क्वायर और p तो p का ही स्क्वायर होता है, यानी कि 9p स्क्वायर का अर्थ है 3p स्क्वायर। और 60 यहां पहले, इसके बाद 100 को लिखिए, 60 को बाद में लिखिएगा। 100 को आप लिख सकते हैं, 100 यानी 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 60p को लिख सकते हैं, अब ये a और ये b हो गया, क्या इसी रूप में आप तोड़ सकते हैं 2 की गुणा में। तो 60 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3p गुणा 10। 2 की गुणा 3 से 6 आया, 6 गुणा 10 आपका 60 आया, 60p। तो आपने इसको यहां पर सर्व समीका के रूप में तोड़ लिया है। अब सर्व समीका से जरा इसे कंपेयर कीजिए, यानी कि इसकी तुलना कीजिए। हम देखेंगे a के स्थान पर 3p है और b के स्थान पर 10 है। तो आप इस सर्व समीका का उपयोग करते हुए इसको लिख सकते हैं a प्लस b का स्क्वायर, यानी 3p प्लस
10 का स्क्वायर, और स्क्वायर को आप दो व्यंजकों के गुणन के रूप में भी लिख सकते हैं, समान गुणन हो गई ये। तो अब चलिए इसकी दूसरी विधि का हम लोग एक बार देख लें। दूसरी विधि कौन सी है? समूह बनाकर, कि समूह बनाकर इसी सवाल को हम कैसे हल करते हैं। जैसे कि 9p स्क्वायर प्लस 30p, अब यहां देखिए 100 को आपने लिखा 10 गुणा 10, और 60p को आप लिख सकते हैं 30p प्लस 30p। अब इसके बाद इन दोनों में से 9p स्क्वायर प्लस 30p में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, सोचना पड़ेगा। और 30p और 10 गुणा 10 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये भी आपको सोचना है। तो इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं 3p, तो अंदर बचा 3p प्लस 10। और अगले में से भी आप 10 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 30 को आप 3 गुणा 10 लिख सकते हैं, और यहां अंदर बचेगा 3p प्लस 10। अब पूरे ही जो आपका पूरा ये व्यंजक बना है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3p प्लस 10, और अंदर क्या बचा, हमें अंदर प्राप्त हुआ 3p प्लस 10 और 3p प्लस 10। और यही आप देख रहे हैं कि दोनों विधियों से ही हमें समान उत्तर यहां पर प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों एक सवाल और है, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 25/4 का गुणनखंड कीजिए। प्रथम विधि सर्वसमीका के द्वारा, आसान है। पहले हम 25/4 को यहां पर देखिए लिख लेंगे 5/2 का वर्ग। अब इस 5y को 5/2 के रूप में लाएंगे। अब आप कहेंगे यहां तो बटे में 2 है ही नहीं, तो आप 1-2 गुणा कर लीजिए और 1-2 को आप यहां पर भाग कर लीजिए, तो तब ये आपका 5 ही रहेगा, 2 से 2 कटेगा, 5y ही ये रहेगा। अब सर्वसमीका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से आप इसे कंपेयर कीजिए। a की जगह है y, b की जगह है 5/2, 2ab, तो ये a की जगह y है, b की जगह 5/2 है। और जब हमने सर्वसमीका में प्रयोग किया तो a प्लस b यानी y प्लस 5/2 का स्क्वायर, और इसे आप दो संख्याओं के गुणन के रूप में भी लिख सकते हैं, समान यहां पर कोष्ठक आपके आ जाएंगे। दूसरी विधि से करते हैं समूह बनाकर। तो अब आप यहां पर देखिए कि 5y को इसी सवाल की तरह आप 2 गुणा 5/2y लिख सकते हैं प्लस 25/4। अब आप यहां देखिए 2 बार 5/2 है, तो आप इसे 5/2y प्लस 5/2y लिख सकते हैं। तो हमने इसे 2 बार जोड़कर इस तरीके से लिख दिया। अब समूह बनाइए, ये इसमें से एक पहला समूह बनाइए और ये दूसरा समूह बनाइए, इनमें से कॉमन लीजिए। तो इस समूह में से कॉमन लिया y, अंदर बचा y प्लस 5/2, और इस समूह में से भी कॉमन लिया 5/2, तो अंदर बचा y प्लस 5/2। अब इसके बाद पूरे में से y प्लस 5/2 कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर बचेगा y प्लस 5/2, y प्लस 5/2। तो अभी हमने इतने सारे उदाहरण देखे, और सभी उदाहरणों को हमने सर्वसमीका के द्वारा किया, समूह बनाकर किया, और उत्तर समान प्राप्त होता है। दोनों ही विधियों का अभ्यास होना अति आवश्यक है। तो बच्चों आशा है आज आपने बहुत सारी नई नई बातें सीखी होंगी। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और बहुत सी नई नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए